नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में बात करेंगे यूपी चुनाव की, जिसे लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मनुस्मृति के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव हो गए। राहुल गांधी ने पुणे में जो महिलाओं को मनुस्मृति को लेकर बयान दिया था, आज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी के रूप में राहुल से देश बहुत कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकतंत्र के प्रति राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। राहुल गांधी जब यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को अपमानित करते हैं, और जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको मनु को जानना है तो अर्थ वेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। दरअसल राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों के गूंज प्रोग्राम में लड़कियों से कहा था कि उन्हें मनुस्मृति के बंधन तोड़कर आगे आना चाहिए। योगी आज इसी का जवाब रायबरेली से दे रहे थे। मैं बहुत शौक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया, और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनु स्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी, और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है?
क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कह रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने जेनजी को साथ लाने की कोशिश की तो योगी ने आज जेनजी को लेकर भी राहुल पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि राहुल देश के बच्चों को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। योगी ने रायबरेली में अर्बन नक्सल का भी जिक्र किया। कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल के हाथों नई पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, भारत की विरासत को बर्बाद कर रहे हैं। योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर पीएम मोदी के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। जिस बच्ची ने मोदी को गाली दी, बाद में उसने और उसके माता पिता ने माफी भी मांगी। राहुल क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि बाद में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी शर्मिंदा हो? भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। तो देखिए, यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ फुल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। योगी ने आज रामनगरी अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज का भी मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि एकादशी के दिन अयोध्या में मछली भोज करके कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया। कांग्रेस को अयोध्या की पवित्रता की परवाह नहीं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे थे। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद अजय राय गोसाईगंज में कांग्रेस समर्थक रामदयाल निषाद के घर आयोजित कार्यक्रम में गए थे। बताया गया कि यहां अजय राय के स्वागत समारोह में पहुंचे लोगों के लिए मछली भात भोज का आयोजन किया गया था। अब इस पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। कह रही है कि सावन में श्री राम की नगरी अयोध्या धाम के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में जिस तरह से मछली भोज का आयोजन किया गया वो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। आप सुनिए अयोध्या धाम में कांग्रेस के मछली भोज पर योगी ने क्या कहा। आपने कल देखा होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था।
वो तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अब योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ क्यों कहा, तो इसके पीछे की तस्वीर आप देखिए, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। ये गोसाईगंज की तस्वीर है, जिसमें अजय राय का स्वागत किया जाना था। अजय राय अपने कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे थे और इस स्वागत समारोह में मछली भोज का इंतजाम किया गया। बाकायदा मछली भोज जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मछली बनी हुई है, इसके साथ साथ भात परोसा जा रहा था। इसी को लेकर अब पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद आखिरकार मछली भोज का इंतजाम क्यों किया गया, ये सनातन का अपमान है। अब मसला बड़ा विवाद हुआ तो अयोध्या में मछली भोज पर अजय राय ने सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा निषाद समाज के नेता के कार्यक्रम में गए थे, मछली बनवाना खिलाना उनका काम था। बीजेपी निषाद समाज को अपमानित कर रही है। मछली खाते मेरा कोई फोटो है तो दिखा दे। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। अब देखिए, मसला बढ़ चुका है, विवाद बढ़ चुका है। बीजेपी इसे सनातन के अपमान के तौर पर नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है। तो अजय राय अपनी सफाई में कह रहे हैं कि निषाद समाज के कार्यकर्ता के घर पर मैं गया था, उस कार्यक्रम में मैं गया था, और निषाद समाज मछली पकड़ते हैं, मछली पालते हैं और मछली खाते हैं। तो क्या निषाद समाज का अपमान योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या पूरी की पूरी बीजेपी कर रही है, ये आरोप अजय राय ने लगाया। और साथ ही साथ ये भी क्लेम कर दिया कि मैं इस कार्यक्रम में गया था और फिर वापस लखनऊ आ गया था। अगर कोई फोटो है मछली खाते हुए तो बीजेपी जरूर दिखाए। यूपी की सियासत में महाराष्ट्र के ऑटो ड्राइवर्स की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में टैक्सी, ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर उनके मराठी ज्ञान का टेस्ट भी हो रहा है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश कह रहे हैं कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मुंबई में बीजेपी के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं। अगर ऐसा ही है तो मुंबई महाराष्ट्र की बीजेपी घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली समेत अन्य भाषा और बोलियों का एक भी वोट नहीं ले। महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस और आरटीओ की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि ड्राइवर्स को मराठी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ड्राइवर के लिए टेस्ट का अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके जरिए पता लगाया जा रहा है कि जिन ऑटो टैक्सी ड्राइवर को बोलचाल लायक मराठी भाषा नहीं आती, उन्हें 30 दिनों का नोटिस जारी करके मराठी भाषा सीखने का मौका दिया जा रहा है। ड्राइवर्स को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसे लेकर इंडिया टीवी की टीम ने जायजा भी लिया। मुंबई में रिक्शा चालक हो या टैक्सी चालक, उन पर मराठी भाषा का जो सामान्य ज्ञान है वो होना चाहिए, बोलचाल की मराठी आनी चाहिए। इसको लेकर आरटीओ सख्त है और कदम उठाने शुरू कर दिया। हमारे साथ कुछ टैक्सी चालक हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? सिंटू मदन मोहन दुबे। अच्छा, सिंटू जी ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, मतलब यूपी से हैं? मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पट्टी से। जी सर। तो यहाँ कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? मैं यहाँ 2014 से ड्राइविंग कर रहा हूँ। जी। मराठी आती है? मराठी हमको आती है, जितनी आती है हम बोलने की कोशिश भी करते हैं और बोलते भी हैं साहब से। मतलब अगर मैं पूछूं कि कुठे जायचं, मला अंधेरीला जायचंय, येणार का? हो, येणार। किती वेळ लागणार अंधेरी जायला? डिपेंड आहे ट्रॅफिक वरती। ट्रॅफिक कमी असेल तर लवकर पोहोचणार, जास्ती असेल तो थोड़ा वेळ लागेल। ये मराठी आपने कैसे सीखी? मैं लोगों से बात कर करके सीखा हूँ, जितनी आती है
प्रॉपर मराठी जो मराठी लोग हैं उनकी तरह शुद्ध तो नहीं बोल सकता, लेकिन जितनी आती है उतनी कोशिश करता हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम खान। अब्दुल कलाम खान जी कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ सर। कहाँ से सर? यूपी से। कौन सा यूपी जिला? गाजीपुर जिला का हूँ। गाजीपुर से है। कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? अब 32-35 साल हो गया। तो मराठी बोल लेते हैं? थोड़ा बहुत जानता है, जैसे जैसे कोटे जाई छे, दादर जाई छे, बसो, ये सब। और क्या? तो आपसे पूछा गया मराठी में बात करने के लिए? आरटीओ ने पूछा? नहीं, अभी आया टीओ तो कुछ पूछा नहीं है। बहुत से लोगों को ये कर रहा है, तो बहुत से लोग ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सीखना चाहिए, मगर ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप यही है। अब इतना जल्दी बताइए, पोपट बुढ़ा हो जाएगा तो कितना सीखेगा? कोई माहौल होना चाहिए ना उसके लिए, ऐसा नहीं है, मगर कोशिश करना चाहिए कि हाँ सीख ले, ऐसा नहीं है। तो ये जो जबरदस्ती कर रहे हो सही नहीं? ये गलत है, ये गलत है। किसी के पास कोई भी स्टेट अगर कोई गलत करे अपने भाषा के लिए तो ये गलत है। हाँ, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। हर स्टेट का भाषा बोलना कोई खराब बात थोड़े है। जबरदस्ती नहीं होनी? नहीं, जबरदस्ती नहीं। रोजी रोटी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे पेट पर किसी का लात थोड़ी मारना चाहिए। तो फिर आप लोग छोड़ के जाएंगे कि रहेंगे? अरे ऐसा कैसे छोड़ के जाएंगे? जब 32-35 साल हो गया तो और 2-4 साल चाहिएगा। तो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं ये नहीं लागू होना चाहिए। आप हमको सुविधा दें, कहीं खोल दे, हमको 100 रुपया 50 रुपया हम चले, हमको सिखाएं। अगर ऐसी बात है तो सीखेंगे, ऐसा थोड़ा है कि नहीं सीखेंगे। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला है। गाजीपुर से। कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? 20 साल हो गया। नाम क्या पूरा आपका? जमशेद खान। जमशेद खान जी, ये बताइए मराठी बोल लेते हैं? वो जो 15-16 क्वेश्चन दिए हैं वो तो 2 दिन में ही याद कर लिया। आरटीओ टेस्ट लिया मैं, उसमें पास भी हो गया, सर्टिफिकेट भी मिला है। अब सबसे बड़ी सर्टिफिकेट मिल गया आपको? हाँ, सर्टिफिकेट मिल गया है। क्या क्या आप जरा मराठी में बोलिए। उसमें था, कोई पैसेंजर बोले कि कुटे जाई छे, मतलब नहीं, जैसे कपरेट जाना है तो बोलते हैं कपरेट जाई छे, तो मैं बोलूंगा बस हाँ चलिए बैसिए, नहीं तो फिर बोलेंगे मीटर चालू के ले, मैं बोलूंगा मीटर चालू केला है। ये सब जो है वो याद है, लेकिन समस्या ये है ना कि जब ये आरटीओ कहीं नाकाबंदी में पकड़ रहे हैं तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब इतना जल्दी तो हम लोग ये रहता है, जैसे 15 क्वेश्चन है 2 दिन में याद कर लिया, और भी पता चलता कि ये पूछेंगे तो वो भी हम लोग याद कर लेते, लेकिन अब उसके लिए थोड़ा टाइम। हाँ, सर्टिफिकेट मिल गया है। सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपको अभी क्या रहेंगे यहीं पे कि यूपी जाना पड़ जाएगा? देखिए, अब जो आरटीओ वाले बोला है वो तो मैं पास किया हूँ, सर्टिफिकेट भी मिला है। अब उसके बाद भी अगर भेज देंगे तो बात अलग हो गई। उसके बाद अब मान लीजिए कि जैसे वो आरटीओ वाले ने हमको ये किया है, सर्टिफिकेट देखिए मिल गया है। दिखाइए। ये एक प्रमाण पत्र इनको मिला हुआ है, महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग राज्य मराठी विकास संस्था, इनका नाम भी यहाँ पर है, मोहम्मद खान लिखा हुआ है, और इन्होंने पास किया हुआ। ये इसमें क्या नाम? दत्तात्रेय। पूर्ण नाम? दत्तात्रेय भार्गव नांदगावकर। नांदगावकर। इनको मराठी आती होगी क्योंकि वो नांदगावकर है। क्या नाम है भैया जी? क्या नाम? मोहम्मद शब्बीर। कहाँ से हैं? यूपी से। जी। कौन सा जिला? गाजीपुर। तो मराठी आती है? हाँ, तो यार जैसे आप बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी। जैसे पैसेंजर पूछता है कि मेरे को मला नरीमन पॉइंट जायचं है। हाँ, तो या बसा। हाँ, अच्छा, जैसे थोड़ा बहुत आता है, अभी सीख जाएगा। तो मराठी सीखा है आपने जाके आरटीओ में? हाँ, 1 दिन गया था मैं वहाँ पे, 1 दिन क्लास किया। 1 दिन क्लास की? सर्टिफिकेट मिला? जी, मिला है। अच्छा, तो अभी बोल लेते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो बोलते हैं। तो मराठी की जो जब सख्ती है, जो सीखनी ही चाहिए जो कह रहे हैं, तो क्या ठीक है, ऐसा चलना चाहिए? सही है, अच्छा है। तो मराठी तो अच्छा है, सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। हाँ, अभी तो अच्छा। ऐसा तो नहीं कि ये सख्ती की वजह से आप छोड़ के चले जाएंगे? ऐसी कुछ बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, सीखना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर ये बता दें कि कुर्ला में ऑटो चालकों ने बंद का ऐलान कर दिया है। मराठी भाषा की अनिवार्यता के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। ऑटो नहीं चलाकर विरोध जता रहे हैं ड्राइवर। दरअसल महाराष्ट्र में दिक्कत हो रही है ऑटो चालकों को, या कैब चालकों को, या रिक्शा चालकों को। वो लोग जो
मुंबई में अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली से गया है। ऐसे लोग जो मराठी भाषा नहीं जानते हैं, उन पर यह अनिवार्यता कर देना कि मराठी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है और अब लोग अपनी रोजी रोटी पर संकट की बात कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी हुंकार भर रहा है। जेल से छूटे अब्बास अंसारी फिर चैलेंज दे रहा है, कह रहे हैं कि उनकी रगों में मुख्तार का लहू है। अभी बुरा समय चल रहा है लेकिन जल्द ही वक्त बदलेगा। मैं अब्बास अंसारी हूं, मैं मऊ सदर का विधायक हूं, मैं अंसारी परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूं और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ये मत सोचिएगा कि आज वो आपके बीच में नहीं है, तो ये साम्यवादी मनोवादी ताकत आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार कर कर पीछे हट जाएगी और वहां पर बैठे हम मुक्त दर्शक बन के बैठे रहेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लगों में भी वही लहू है जो आपने अपने बेटे, अपने भाई मुख्तार अंसारी को दिया था। कहल जाला कि बुरा समय जब चले ले तो ऊंट के ऊपर बैठे बौने आदमी के भी कुकुर काट ले। तो ये हमारा वह समय चला था। आज जब हमारा समय चला था तो दोनों लोग का उतने समय बा तनी बच बचा के काट ला जा। और अब खबर भोपाल से है। भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी को लेकर आज चौथे दिन भी अनशन पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और नए पद की 2025 की भर्ती से काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। 21 अगस्त से भोपाल के नीलम पार्क में इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं एक छात्र नरेंद्र राजपूत ने अन्न जल भी छोड़ दिया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज महिला अभ्यर्थी राखी लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम और शिक्षा मंत्री से अपने लिए राखी का तोहफा मांग रही हैं। नीलम पार्क में अभ्यर्थियों के भारी जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए। पूरे देश में इस वक्त जैन अल्फाल लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैन जी और जैन वाई यानी वो जो 40 साल से ऊपर के हो चुके वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में, जहां अपनी मांगों को लेकर वर्ग 2 और वर्ग 3 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर धरना कर रहे हैं। चौथा दिन है और हाथों में इस वक्त आपको ये राखी दिखाई दे रही है। मांग साफ है, आने वाली जो रक्षाबंधन का त्योहार है उनकी मांग है कि तमाम इन लाड़ियों की मांग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह उन्हें पद वृद्धि का जो है वो तोहफा दें इस रक्षा बंधन के मौके पर। सर, हम ये राखियां जो है वो मोहन भैया के लिए लाए हुए हैं कि मोहन भैया जो है वो रक्षाबंधन पर पद वृद्धि का उपहार दें और हम मोहन भैया से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे एक भाई जो कि पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, कि वो जल्द से जल्द उनके प्राणों को बचा लें। भोपाल के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग की है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद बढ़ाने की मांग की है। ये अभ्यर्थी अभी तक 13 बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने भोपाल में मोर्चा संभाला और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अब भोपाल में आमरण अनशन भी शुरू हो गया है। नीलम पार्क में नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठे हैं। उन्होंने 21 अगस्त रात 12 बजे से खाना नहीं खाया और पानी भी छोड़ दिया। उनके आमरण अनशन के 72 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बातचीत का कोई प्रतिनिधि उन तक नहीं पहुंचा है। यहां बैठे हुए ऐसे ही अभ्यर्थी को जो निर्जल, जिन्होंने व्रत किया हुआ है, निर्जल व्रत है एक तरीके से, हम उनसे बात कर लेते हैं। कितने घंटे हो गए? सर, हम रात 21 तारीख की 12 बजे के बाद से ही पानी और खाना सब छोड़ दिया है। क्या मांग है यार तुम्हारी? छोटी सी मांग लेकर आए थे सर। तुमने क्या क्या पढ़ाई की थी? सब कुछ किया है सर। बताओ क्या क्या? सर, हमारी मार्कशीट में हमने BA किया है, MA किया है
डीएलएड हमने डाइट से किया है, जहाँ से टॉपर करते हैं। BA, MA, डीएलएड सब किया है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा? सर हम डाइट से डीएलएड किए। डाइट मतलब समझते हैं ना आप, जो जिला टॉपर आते हैं, जहाँ पे जिले के टॉप लोग आते हैं सर, जहाँ पे जिले के टॉप लोग, वहाँ से हमने डीएलएड किया है। हाँ। कितने नंबर आए थे तुम्हारे 12th में सर? हम अभी ये इसमें एग्जाम में कितने परसेंट? 94.4% आए, जो अभी ज्यादा थे, इन्होंने रिजल्ट रिवाइज में कम कर दिया। 27 के यूपी के चुनाव में सवर्ण का मूड क्या है, ओबीसी क्या सोच रहा है, SC ST ने क्या फैसला किया है, ये 3 सवाल यूपी की सभी सियासी पार्टियों को सबसे ज्यादा सता रहे हैं। खासकर बीजेपी के लिए आरक्षण चुनौती बन गया है, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर सड़क पर उतर आए हैं। मायावती का कोर वोट आरक्षण समर्थन पर ही टिका है, इसलिए वो भी लंबे लंबे ट्वीट कर रही हैं। सवाल है कि 27 के चुनाव की पिच तैयार हो गई है। क्या चुनाव आरक्षण के मुद्दे पर हो जाएगा? अगर ये हुआ तो चुनाव 80-20 का नहीं, फिर 20-80 पर हो जाएगा। 80-20 से 20-80 हुआ चुनाव कितना बड़ा उलटफेर ला सकता है? यूपी की पॉलिटिकल मीटर तेजी से दाएं बाएं हो रहा है। इशारा किस तरफ है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या 2027 में यूपी का चुनाव आरक्षण पर होगा? क्या 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री आरक्षण तय करेगा? क्या योगी का चुनाव आरक्षण से डिसाइड होगा? समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। क्या 2027 में अखिलेश का फैसला आरक्षण से होगा? अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है। फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं। आरक्षण पर संग्राम भयंकर, यूपी में सवर्ण जंतर मंतर। ये बातें क्यों चल रही हैं? 2027 में यूपी का रण आरक्षण की बिसात पर होने जा रहा है। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि 2027 में योगी अखिलेश पर डिसीजन रिजर्वेशन पर होने जा रहा है? दरअसल इस बार सवर्ण सड़कों पर उतर आया है। कह रहा है आरक्षण से सवर्णों का हक मारा जा रहा है, आरक्षण का रिव्यू करो, सवर्णों को भी उनका हक दो। सवर्ण छात्रों की मांग है कि यूजीसी का नया नियम वापस लिया जाए, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए, आर्थिक स्थिति आरक्षण का आधार बने, समान शिक्षा और अवसर दिए जाएं। अपनी मांगों को लेकर सवर्णों ने बड़ा फ्रंट 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर खोला। जब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले हजारों सवर्ण छात्र धरने पर बैठ गए, भारी बवाल हुआ, पुलिस को बल प्रयोग करके हटाना पड़ा। ये मामला कितना गंभीर है इसी से समझ लीजिए। कल यानी 22 अगस्त को यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक लखनऊ में आंदोलन के नेता हर्ष दुबे के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, फिर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादा किया कि सवर्णों की बात मोदी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री से सवर्ण छात्रों की मीटिंग की बात
हो गई है, जल्द ही मीटिंग भी फिक्स कर दी जाएगी। ऐसा लगा मानो कुछ देर के लिए राहत मिल गई है, लेकिन सरकार के लिए चुनौती तब बढ़ गई जब आज यानी 23 अगस्त को लखनऊ में सवर्ण छात्रों के दूसरे गुट ने ब्रजेश पाठक की मीटिंग पर गए सवर्ण छात्रों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कह दिया कि जो लोग ब्रजेश पाठक के साथ मिले वो सवर्णों के आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिसके बाद आज फिर से सवर्ण छात्रों का दूसरा गुट सड़कों पर उतर आया। मैं संवैधानिक अछूत हूं, मेरे हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे कश्मीर के आतंकवादियों की, और हो सकता है कि आने वाले समय मेरा समाज आतंकवादी ही बन जाए, क्योंकि सरकार का रवैया ऐसा है। हमारी सीधी सी मांग है, रिजर्वेशन को सिर्फ आर्थिक आधार पर करना चाहिए। 95% सीट्स पे तुम बैठे हुए हो। यूपी के अंदर पूरा ओबीसी कोटा यादव लेके चला जाता है, उसके बाद में एससी का पूरा कोटा जाटव लेके चले जाते हैं, ये बाकी कहाँ है? एंट्रेंस एग्जाम में हर बच्चे को बराबर मौका देना चाहिए। हम बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ने से इसलिए वंचित रह गए क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से आते थे। 40 नंबर पा करके अगर कोई बड़े एनएलयू में बैठ गया है और वो कल को वकील बनता है तो भारत की न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी, आप बताइए। आप हम लोग से बहुत डीप में सवाल कर रहे हैं, बहुत एकदम खोद के कि कितने परसेंट लाए, कितना नंबर लाए, कैसे क्या किया तुमने, कहाँ से तुम अछूते हो गए। मुझे जरा ये बताइए, आप एसटी एससी से ये जाकर पूछती हैं? अब सवाल है कि क्या सवर्णों की नाराजगी से 2027 यूपी के चुनाव में जाति समीकरण बिगड़ गया है? क्या 2027 का यूपी का चुनाव इस बार 80-20 पर नहीं 20-80 पर होने जा रहा है? 20-80 का क्या समीकरण है, अब वो भी जान लीजिए। यूपी में कुल 80% हिंदुओं में 18 से 23% सवर्ण हैं, करीब 40 से 43% ओबीसी हैं, करीब 21 से 22% एससी एसटी हैं, और यही 18 से 23% सवर्ण आरक्षण के मौजूदा सिस्टम को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। आखिर सवर्ण छात्र आरक्षण को लेकर क्यों नाराज हैं? क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण के चक्कर में उनके साथ अन्याय हो रहा है? क्यों सरकार के मंत्रियों को तुरंत उनको मनाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है? और क्यों अखिलेश यादव और मायावती को सवर्णों की नाराजगी में एक उम्मीद दिख रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में सवर्ण वोट की ताकत, और इसीलिए यूपी में जाति की सियासत करने वाली सभी पार्टियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। उत्तर के बड़े हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 18 से 23% सवर्णों में ब्राह्मण 10 से 14% हैं, राजपूत 8 से 10%, सवर्ण वैश्य 2% के करीब, भूमिहार कायस्थ और अन्य अपर कास्ट 2% है, और ये सीधे सीधे 100 से लेकर 150 सीटों पर असर डालती है। मुझे लोग बताते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज से आता हूं, और उस पर मुझे पता चला, लेकिन जब मेरे हक और अधिकार की बात आती है तो मेरी जाति का नेता मेरा नहीं सुनता, मेरे द्वारा वोट किया गया प्रधानमंत्री मेरे हक की बात नहीं सुनता, मेरे द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री मेरे हक की बात में अपनी नजर मोड़ जाता है, तो मैं संवैधानिक अछूत हूं। अगर मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे समाज के लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी होती है, गाली दी जाती है, मेरे समाज से आने वाली इस देश की आदर्श महिलाएं, रानी पद्मिनी जैसी महिलाओं के ऊपर जब अभद्र टिप्पणी की जाती है, हमारे समाज के आदर्श राणा सांगा जैसे आदर्श के पार्लियामेंट के अंदर एक नेता, क्योंकि वो एससी समाज से आता है, अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमारे समाज का अगर एक व्यक्ति गलती से किसी जगह पे कोई टिप्पणी कर देता है आवेश में आके, तो उसके घर पे भीम आर्मी जैसी गैंग जाती है, मैं बिहार के संतोष सिंह की बात कर रहा हूं, उनको नंगा करके मारती है, और उल्टा पुलिस संतोष सिंह के ऊपर मुकदमा करती है, उन लोग के ऊपर नहीं करती। तो मैं संवैधानिक अछूत हूं, मेरे हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे कश्मीर के आतंकवादियों की, और हो सकता है कि आने वाले समय मेरा समाज आतंकवादी ही बन जाए, क्योंकि सरकार का रवैया ऐसा है। हमारी सीधी सी मांग है, रिजर्वेशन को सिर्फ आर्थिक आधार पर करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आर्थिक आधार पर आप करने जाएंगे रिजर्वेशन तो नौकरी बहुत सीमित है, लॉजिक समझिएगा, नौकरियां बहुत सीमित है, 2-2,500 नौकरियां हैं, मतलब देखा जाए तो पूरे देश के अंदर 15,000 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी पार्लियामेंट से लेकर आईएएस और जितनी भी नौकरियां आती है उससे ज्यादा है नहीं। तो आप रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर करने के बजाय मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन के कोटा के अंदर आए जाने वाले यादव हो गए, एसटी के अंदर मीणा हो गए,
एससी के अंदर जाटव हो गए, इनको बाहर करिए, क्या हो सकता है? हो गए भाई, तुम बहुत मजबूत हो गए, बाकियों को दो ना। 95% सीट पे तुम बैठे हुए हो। यूपी के अंदर पूरा ओबीसी कोटा यादव लेके चला जाता है, उसके बाद में एससी का पूरा कोटा जाटव लेके चले जाते हैं। ये बाकी कहाँ है? हम नहीं बात करें किसी के हक को मार रहे, हम बात करें जो जरूरत है जिसको उसके करिए। एक बार रिव्यू तो होना चाहिए ना, एक बार देखना तो चाहिए कि कितना ग्रोथ हुआ इनका। यही वजह है कि यूपी में सभी पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि सवर्णों ने जो मांग उठाई है उसमें आगे कुआं है तो पीछे खाई है। मतलब एक तरफ प्रो रिजर्वेशन है तो दूसरी तरफ एंटी रिजर्वेशन। ऐसी स्थिति में योगी किसी को नाराज नहीं कर सकते, इसीलिए इस मसले को हैंडल करने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बात की, जिसमें सवर्ण छात्रों की तरफ से हर्ष दुबे पहुंचे। छात्रों से मुलाकात के बाद सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। मीटिंग के बाद जो बातें सामने आई हैं, उसमें सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों से बात करने के लिए तैयार हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए लगाया गया है। अगले हफ्ते केंद्रीय मंत्री से ये ब्राह्मण छात्र मिलेंगे। रिजर्वेशन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन हर ग्रुप से बातचीत होगी। यूजीसी रेगुलेशंस पर अगला फैसला भी उसी लिहाज से लिया जाएगा। बीजेपी ब्राह्मण छात्रों को पूरा सम्मान देगी, भले ही उनकी मांगें पूरी ना हो। जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। इधर ब्रजेश पाठक ब्राह्मण छात्रों के ग्रुप से मीटिंग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर सवर्णों का दूसरा राजपूत गुट नाराज हो गया। राजपूत सवर्ण छात्रों के नेताओं ने इस पूरी मीटिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ लोग ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि न्याय दिलाएंगे। फिर आज आप लोग क्या? देखिए, ब्रजेश पाठक जी जो हैं वो पैरासूट नेता हैं, कभी बसपा तो कभी कांग्रेस, कभी कहीं तो कहीं। उनको मैं सीरियस नहीं लेता और सवर्ण समाज में मुझे लगता है कोई ब्रजेश पाठक को सीरियस लेता है? कोई नहीं लेता। कौन पाठक जी, काहे के पाठक जी, मैं नहीं जानता उनको। मैं ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहता हूं, जब तुम्हारी कैबिनेट तुमको सीरियस नहीं लेती, तुमको केंद्र की कैबिनेट क्या सीरियस लेगी? मेरे भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें चोचलेबाजी बंद करिए और हम लोगों की मांग को सही तरीके से रखने का काम करिए। किसी को भारत में वकील बनना है तो एक एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट। क्लैट में साफ साफ रिजर्वेशन है। मैं क्लैट का विद्यार्थी था, मेरे 113 नंबर थे। मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा सकता हूं, मुझे टॉप के एनएलयू में एडमिशन नहीं मिला। ये बताइए, 40 नंबर पा करके अगर कोई बड़े एनएलयू में बैठ गया है और वो कल को वकील बनता है तो भारत की न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी? आप बताइए, भारत में न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी? कोई 40% ला करके डॉक्टर बन जाता है तो कौन से मरीज का इलाज करेगा? हम क्या ड्रीम इंडिया का आइडिया ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर देंगे? आपका नाम क्या? मेरा नाम हर्ष ठाकुर है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मुझे आरक्षण से कोई सरकारी पेपर नहीं लिखना। मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूं, मैं सिर्फ अपने समाज के लिए खड़ा हूं और हमें क्या है, हमको अपनी मांगे पूरी करनी है। आर्थिक आधार पे आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। 80 साल तक तो खा लिए, बना तो लिए 3-3 घर। टीना डाबी के परिवार में कितने आईएएस तो हो गए। अब लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? अब तो मुल्क की जान छोड़ दें कम से कम ये लोग। आप हम लोग से बहुत डीप में सवाल कर रहे हैं, बहुत एकदम खोद के कि कितने % लाए, कितना नंबर लाए, कैसे क्या किया तुमने, कहां से तुम अछूते हो गए। मुझे जरा ये बताइए, आप ST SC से ये जाकर पूछती हैं? हाँ बिल्कुल पूछेगा। कब पूछती हैं? हमें तो कहीं नहीं दिखा। मैं जंतर मंतर से होकर लखनऊ आ रहा हूँ, मुझे तो होगा तब जो ST SC के जाके सवाल पूछ रहा है। रोल बैक और मेरी बात सुने आप, ये बताइए मेरी बात और सुने। मैं एकदम अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन ये बताइए, एक पिता कमाता है, वो 2 बच्चों का मालिक है,
18 साल से नीचे अगर कोई बच्चा है तो पिता उस बच्चे का मालिक है। अगर वो एक बच्चे को खाना खिला रहा है, दूसरे को नहीं खिला रहा है, इसमें असमानता हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो हमारे साथ क्यों असमानता हो रही है? क्या हम विदेशी हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? 2027 में सवर्ण वोट की अहमियत क्या है? जैसे ही सवर्ण वोटर की नाराजगी की खबर आई, ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण छात्रों से मीटिंग की तस्वीरें आईं, अखिलेश यादव तुरंत एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव पीडीए का नया फुल फॉर्म ढूंढने लगे। पिछले कई दिनों से जो अखिलेश पीडीए के पी में पंडित चिपका रहे थे, अचानक फिर से पीडीए के पी में उन्हें पिछड़ा नजर आने लगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में नया जंतर मंतर का असर क्या हुआ, अखिलेश यादव के इस पोस्ट में वो दिखने लगा। गौर से पढ़िए और इस बार अखिलेश के पीडीए के पी का मतलब पंडित बिल्कुल ना समझिए। ये पोस्ट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण छात्रों से मुलाकात के तुरंत बाद किया गया है। आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अचानक से अखिलेश पंडित छोड़कर आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा का नारा बुलंद करने लगे। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ करके पीडीए परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। सवर्ण छात्रों की सरकार से नाराजगी की खबर से अखिलेश को फिर से पिछड़े याद आ रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये पब्लिक है, हर एक्शन को नोट करती है, देखती है, तब जाकर वोट करती है। चाहे पिछड़ा हो, सवर्ण हो या फिर SC ST, सब देख रहा है। और योगी आदित्यनाथ भी एक एक एक्टिविटी पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज अखिलेश यादव एक और पी की बात कहने लगे। पी मतलब परिवार। समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी कि सब परिवार के थे। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। योगी जानते हैं कि कैसे 2027 का चुनाव लड़ना है, इसीलिए जब अखिलेश पीडीए करने लगे, पीडीए का नया फुल फॉर्म ढूंढने लगे, तो योगी ने अखिलेश के पी के नए फुल फॉर्म परिवार पर उन्हें घेर लिया। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा, तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अखिलेश यादव से पीडीए के पी की पहेली सुलझ नहीं रही है। पी कभी पंडित हो जाता है, तो कभी परिवार, तो कभी पिछड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पीडीए संपूर्ण यूपी है, यूपी के एक एक नागरिक का विकास है। योगी जानते हैं कि इस वक्त जेनजी हेडलाइन में है। जेनजी ही नहीं, जेन अल्फा भी 2027 तक ताकत में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के 1,42,000 सरकारी स्कूलों में जेन अल्फा के 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं।
इन स्कूलों में मिड डे मील वाली 3.5 लाख रसोइयों को योगी सरकार ने डबल तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों की सैलरी 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक कर दी। महिला रसोइयों की साड़ी के लिए 1,000 रुपए, इसके अलावा 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा गारंटी दी। मेरी आप सबसे अपील है, और अपील एक ही है, आपका दायित्व क्या है? जिस विद्यालय में रहें, रसोई साफ सुथरा दिखाई दे, साफ सुथरा। बच्चे को जो पोषण मिशन के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आहार देने हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद ने जो 1,42,000 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चे यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उन बच्चों को अगर आप समय पे स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार, जो उपलब्ध आहार है, जो मेनू तैयार किया गया है साप्ताहिक, उस मेनू के अनुसार अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, तो इसमें आपकी का भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी गौरव बढ़ेगा। और साथ साथ जब बच्चे अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो याद रखना इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जब सरकार के स्कीमों का फायदा एक एक व्यक्ति तक पहुंचता है, वहां पर जाति, धर्म, आरक्षण सारे फैक्टर खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि योगी के लिए नई चुनौती आरक्षण को लेकर सवर्णों की नाराजगी है, और इसके अलावा बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या देश में बेरोजगारी, रिजर्वेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, या मुद्दा कुछ और है? अगर नीति आयोग की रिपोर्ट को देखें तो चुनौती बहुत बड़ी है। भारत का करीब 8 करोड़ 70 लाख युवा नीट है। नीट का मतलब वो परीक्षा नहीं है जिसका पेपर बार बार लीक हुआ। इस नीट का मतलब है 15 से 29 साल का जेनजी कहें या यूथ कहें। नीट का मतलब नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग है। मतलब इस देश के 8 करोड़ 70 लाख जवान बच्चे, इसमें हर जाति के हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना नौकरी या रोजगार कर रहे हैं, ना ही किसी काम के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये खाली बैठे हैं। प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन की इस हानिकारक सियासी लड़ाई में इस तथ्य को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है, किसी भी जाति या धर्म के हो। सच्चाई तो यह है कि जब तक 12वीं पास नहीं करेंगे, नौकरी के योग्य नहीं होंगे। अगर ग्रेजुएट नहीं होंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी हकीकत तो यह है, जिनके पास डिग्रियां हैं उन्हें भी आज नौकरी नहीं मिल रही। आपका नाम? अमन कुमार श्रीवास्तव। क्या पढ़े हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, मैंने बीएड किया है। क्यों नौकरी नहीं मिली? नौकरी न मिलने का सीधा सा रीजन यही है कि शासन प्रशासन जो है वो नाम मात्र के पद निकाल रहा है, जिसके कारण आज युवा दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए। अभी बेरोजगार हूँ सर, सिर्फ एग्जाम देता हूँ, परीक्षा देता हूँ सर। क्या क्या डिग्री है? मेरे पास डीएड है सर, एमए की है, बीए किया है। एमए किया? हाँ जी, हिंदी से एमए किया सर। बीए किया सर अर्थशास्त्र, इतिहास से और हिंदी से। कितने परसेंट आए थे? मेरे उसमें सर 64% है सर बीए में। 64% जी सर। नौकरी क्यों नहीं है तुम्हारे पास? सर नौकरी है सर, मैं तैयारी करता हूँ सर, मेहनत करता हूँ, रात दिन पढ़ता हूँ, लेकिन सरकार क्या करती है सर, पद निकालती है, वो पद खाली है 1.5 लाख, वो निकालती है 13,000, 13,000 में भर्ती करती है 6,000, 5,000, 4,000, तो कहाँ से होगा सर? हम लोग मेहनत करते हैं सर, परसेंटाइल लाते हैं सब, और उसमें भी आधे पद पता नहीं कहाँ जाते हैं उनके। 98.7 वर्ग 2 में हिंदी सब्जेक्ट से है। कितना नंबर आया आपके 100 में से? 85। अच्छा, परसेंटाइल बताया मैंने 97.7। उसके बाद भी जॉब नहीं मिला? नहीं मिला मेरे को। क्या डिग्री है तुम्हारे? मेरे पास बीए किया मैंने, फिर मेरा बीए के बाद एमए किया मैंने, इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट है मेरा, बीएड किया, फिर मैंने पीजीडीसीए भी कंप्लीट है मेरा। बाकी मैं अदर कंपटीशन की भी तैयारी करती हूँ। क्यों जॉब नहीं मिल रही है? पद ही कम है तो कहाँ से जॉब मिलेगी? अब हम तो योग्य हैं। वर्ग 3 में भी कम है, वर्ग 2 में भी कम है। पुलिस में क्यों नहीं? पुलिस में करना नहीं ना हमको टीचर बनना है।
क्या 29 से पहले सारी विधानसभा भंग हो जाएंगी? क्या 29 में वन नेशन वन इलेक्शन होगा? कहानी कुर्सी की में इसी खबर पर करेंगे बात दोपहर 1 बजे।